As you know, in previous video lecture, we had completed chapter 4, linear equation in two variables. Now, we will start your chapter number 5, that is Euclid's Geometry. ठीक है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है. पूरा का पूरा चैप्टर क्या है? थियरिकल चैप्टर है. इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ थियरी पढ़नी है और ये थियरी का हम आगे यूज करेंगे. ये सिर्फ आपका क्या है? जियोमेट्री का बेसिक है. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें से आपकी एग्जाम में या तो फिलअप्स या तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऐसा ही सब आएगा. तो अच्छे से ध्यान देना ताकि आपका कॉन्सेप्ट जियोमेट्री के रिलेटेड बहुत ही क्लियर हो जाए. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू जियोमेट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोमेट्री? जियोमेट्री वर्ड कहां से आया उसके बारे में देखेंगे. तो देखिए, द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स जियो मीनिंग द अर्थ. दो वर्ड से बना है जियोमेट्री. फर्स्ट वर्ड क्या है? जियो, और जियो का मीनिंग क्या है? अर्थ. एंड मेट्रिक मीनिंग टू मेजर. क्या बात हुई? जियोमेट्रिक वर्ड दो वर्ड से बना है, जियो एंड मैट्रिक. और जियो का मीनिंग क्या होता है? द अर्थ. एंड मैट्रिक का मीनिंग क्या होता है? मेजर. दैट मीन्स क्या है? ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है. नाउ it is believed that the knowledge of geometry passed on from Egyptians to Greek में से ये वर्ड बना. बट क्या माना जाता है? जियोमेट्री का जो नॉलेज है किसने पास किया? इजिप्टियंस ने. किसको? ग्रीक्स को. ठीक है. सबसे पहले किसने जियोमेट्री के बारे में समझा और जाना? इजिप्टियंस पीपल ने. और उन्होंने किसको पास किया? ग्रीक ने. और ग्रीक ने इसको क्या नाम दिया? जियोमेट्री. A Greek mathematician Thales is considered to be the pioneer of geometry. किसको माना जाता है? जियोमेट्री का पायोनियर किसको माना जाता है? दैट मींस क्या कि जियोमेट्री का बेस किसने रखा? ठीक है. पायोनियर का मीनिंग क्या होता है? जियोमेट्री का बेस किसने रखा? तो थेल्स ने. थेल्स कौन था? ग्रीक मैथमेटिशियन. ठीक है. तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है कि हु इज द पायोनियर ऑफ जियोमेट्री. तो आपको पता होना चाहिए थेल्स. और थेल्स कहां का था? ग्रीक मैथमेटिशियन था. वो भी आपको याद रखना है. पाइथागोरस वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ थेल्स. ये चीज भी याद रखनी है कि पाइथागोरस किसका स्टूडेंट था? थेल्स का. ठीक है. और पाइथागोरस ने थ्योरम दिया है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. वो आपको आगे बहुत ही यूज आने वाला है 9th 10th 11th और 12th में. आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पाइथागोरसियन ट्रिपुटिक के बारे में, ट्रिपलेट्स के बारे में सुना होगा. तो वो सब चीजें किसने दी है? पाइथागोरस ने. और पाइथागोरस किसका स्टूडेंट है? थेल्स का स्टूडेंट है. ठीक है. तो वो चीज भी आपको याद रखनी है. देन Indus Valley civilization made extensive use of geometry. Civilization means क्या होता है? आपको पता है. सिविल वर्क means क्या होता है? जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड होता है उसकी बात हो रही है. ठीक है. तो सबसे ज्यादा यूज जियोमेट्री का किसने किया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन ने. सरला सूत्र were created between 800 BC to 500 BC and that such is that Indians knew the Pythagoras theorem before the Pythagoras. ठीक है. सरला सूत्र were created between 800 BC to 500 BC. That means क्या कहना चाहते हैं कि जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, इंडियंस, पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया उसका वो पहले से ही यूज करते थे. पाइथागोरस ने उसको दिया उससे पहले ही. ठीक है. बट पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया उसने अपना खुद का नाम दिया और वहां से वो फेमस हुआ. ठीक है. बाकी इंडियंस ने क्या किया? जो सरला सूत्र दिया था उसमें वो ही पाइथागोरस वाला थ्योरम था. बट वो लोग उससे पहले से यूज करते हैं. बट वो फेमस कब हुआ? जब पाइथागोरस ने उसको दिया तब. Then Euclid's approach. Euclid is also a most famous mathematician कि जिसने जियोमेट्री के बारे में, जियोमेट्री के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स दिए हैं. Geometry was being developed in unorganized manner in different civilization. क्या था? जियोमेट्री पहले से यूज होता जाता था बट अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में. उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया था. ठीक है. अलग अलग उसके अप्रोच को यूज किए जाते थे
बट उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया था इन डिफरेंट सिविलाइजेशन, अलग अलग सिविलाइजेशन में उसका अलग अलग अनऑर्गेनाइज्ड वे में यूज किया जाता था। यूक्लिड वाज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। यूक्लिड कहां का था? इजिप्ट में मैथ्स टीचर था। He collected all the known results and compiled them in a series of 13 chapters, each called a book. क्या किया उसने? अलग अलग रिजल्ट्स को कंबाइन किया, जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में थे वो सभी रिजल्ट्स को उसने कलेक्ट किया और हर एक रिजल्ट को कंपाइल करके क्या किया, उसने एक सीरीज बनाई 13 चैप्टर्स की और हर एक चैप्टर की एक बुक बनाई उसने। क्या किया? जैसे कि बेसिक से फिर आगे एक स्टेप बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े और अप टू एंड तक कितने चैप्टर्स थे? 13 चैप्टर्स, ठीक है। और हर एक चैप्टर की क्या बनाई उसने? बुक। तो कंपाइलेशन वाज नेम्ड एलिमेंट्स, और ये बुक के नेम क्या थे? एलिमेंट्स। ये भी आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स किसका नाम था? तो यूक्लिड ने जो बुक बनाई थी जियोमेट्री के अनऑर्गेनाइज्ड मैनर को कंपाइल करके जो बुक बनाई थी वो, और हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 13 चैप्टर्स आर देयर, दैट मींस 13 बुक्स बनाई थी, ठीक है। नाउ सी जियोमेट्रिक क्वांटिटी और उसके कितने डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले पॉइंट, तो आपको पॉइंट, इसको पॉइंट बोलते हैं, पता है ना? तो पॉइंट को कोई भी डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है। देन लाइन, लाइन को कितने डायमेंशन होते हैं? 1 डायमेंशन। याद रखना है ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। लाइन को कितने डायमेंशंस होते हैं? 1 डायमेंशंस। सरफेस में कितने डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन। एंड सॉलिड में 3 डायमेंशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। पॉइंट में कितने डायमेंशन? 0। लाइन में कितने होते हैं? 1। सरफेस में 2, सॉलिड में 3 डायमेंशंस। यूक्लिड assumed certain properties which were not to be proved। यूक्लिड ने क्या किया? काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसे दी कि जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसने ऑलरेडी वो चीजें क्या करके रखी थी? प्रूव करके रखी थी। He divided into 2 parts, axioms and postulates, ठीक है। उसको क्या नाम दिया? जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव किसे किया जाता है वो भी आपको माइंड में क्वेश्चन आता होगा। तो जैसे कि आपको आगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 सब में पढ़ने को आएगा थियरम्स, ठीक है। थियरम क्या होता है कि जिसको एक स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट को हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये इस तरीके से आया है। बट काफी सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स में। नाउ सी व्हाट इज एक्सियोम्स? अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ रिलेटेड टू एनी ब्रांच ऑफ स्टडीज। कोई भी ब्रांच होती है स्टडी के रिलेटेड, कोई भी ब्रांच है उसमें सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, वो स्टेटमेंट खुद में ही एक ट्रूथ है। जैसे कि हम मान लें, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं सन राइजेस इन ईस्ट, दैट मींस वो क्या है? खुद से ही एक सही विधान है। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सियोम्स, ठीक है। बट मैथमेटिक्स नहीं, एनी ब्रांच ऑफ स्टडीज। तो पोस्टुलेट में क्या डिफरेंट है? पोस्टुलेट मींस एन असम्पशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटेड टू स्टडीज ऑफ जियोमेट्री। ये सिर्फ जियोमेट्री के रिलेटेड है। और क्या है? जो हम असम्पशन लगाते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो चीजें होती है कि जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें ऐसी है, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट, कि जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नाउ सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स। यूक्लिड ने जो सम एक्सियोम्स दिए हैं उसके बारे में देखते हैं। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये चीज तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। चलिए यहां पे समझाता हूं मैं अलग अलग एग्जांपल्स लेके। देखिए क्या बोला है? थिंग्स
which are equal to the same thing are equal to one another। कोई भी चीज है वो दूसरी चीज के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पे एक चीज है x एंड y एंड बोथ आर इक्वल। जैसे कि हम मान लेते हैं ये भी 5 है ये भी 5 है। अभी क्या बोला है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। इक्वल्स में अगर हम इक्वल को ऐड करेंगे दैट मींस हमने 3 को ऐड कर दिया दोनों साइड, तो दोनों साइड जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, द होल्स आर इक्वल। ये ऐड करने के बाद जो होल पार्ट मिला हमें वो क्या होगा, इक्वल। जैसे कि 8 is equal to 8। Then things which coincide with one another are equal to one another। कोइंसाइडेंस क्या होता है, कोई एक लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन हमें जैसे कि दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दैट मींस अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दैट मींस दोनों इक्वेशन क्या हो गए, सेम। और अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ जो मिलता है वो क्या मिलता है, कोइंसाइड मिलता है। ठीक है, वो चीजें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हमें यहाँ पे यही बोला है, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये पॉइंट रह गया, देखते हैं। इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे कि हमने एडिशन के लिए देखा वैसा ही सेम सबट्रैक्शन के लिए देखते हैं। दोनों साइड इक्वल है, इक्वल में से इक्वल को सबट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने दोनों साइड 3 से सबट्रैक्ट किया तो 5 - 3 2 इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, दोनों साइड हमें आंसर क्या मिला, इक्वल की आंसर तो मिला। ठीक है, 5 - 3 2 5 - 3 2। थिंग्स the whole is greater than the part। now क्या बोला है, whole is greater than the part। now जैसे कि यहाँ पे हमने बताया 5 + 3 is equal to 8। जैसे कि यहाँ पे हुआ 5 + 3 is equal to 8, तो 8 के दो पार्ट्स हुए, कौन से, 5 and 3। तो ये जो होल पार्ट है वो उसके दो अलग अलग पार्ट से क्या हुआ, ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया 5 3 = 15। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए क्या होगा, उससे जो होल पार्ट बनेगा तो वो होल पार्ट क्या होगा, उसके जो दो पार्ट होंगे उससे तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, होल पार्ट आपको पता है दो अलग अलग टुकड़ों में से किसी एक पार्ट को हम बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन दी पार्ट। थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि 4 का हम डबल करेंगे, डबल मींस 2 टाइम्स 2 4 = 8। तो इसके जो दो पार्ट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, 4 + 4 ही हो 8 होगा, तो ही वो इक्वल होंगे। पता चला स्टूडेंट्स। जैसे कि 3 का डबल करेंगे हम 6 3 2 = 6। दैट मींस 6 के जो पार्ट्स होंगे 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये जो दो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स तो होंगे। ठीक है, नाउ लास्ट वन, थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ देखिए 6 का अगर हाफ करेंगे हम तो 3। ठीक है, तो इसके जो दो पार्ट बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। अगर हम डबल करेंगे तो भी इक्वल पार्ट मिलेंगे, अगर हम उसका हाफ करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इक्वल पार्ट तो मिलेगा। ठीक है, अभी बाकी का जो थोड़ी थियरी बची वो देख लेते हैं। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक समझना भी बहुत ही जरूरी है। नाउ सी नेक्स्ट पोर्शन। नाउ सी स्टूडेंट,
some pushlets are there. Euclid's 5 pushlets are given below. यूक्लिड ने जो 5 pushlets दिए हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है. One by one I will explain it. A straight line may be drawn from any one point to any other point. ठीक है, क्या बात बोली है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन. अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो भी वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन from any one point to any other point. Then a terminated line can be produced indefinitely. Terminated line का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं. Terminated line मीन्स होता है लाइन सेगमेंट. जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया टर्मिनेटेड लाइन. ठीक है, तो हम टर्मिनेटेड लाइन को इनडिफाइनाइटली क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं. प्रोड्यूस मींस लंबा कर सकते हैं. अगर ये लाइन मुझे ऐसे लंबा करना है तो भी मैं कर सकता हूं. किसको? टर्मिनेटेड लाइन को. ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली. आपकी ये जो पोस्टलेट्स है वो आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछे जा सकते हैं, फिलअप्स में भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना. देन थर्ड वन, a circle can be drawn with any center and any radius. हम कोई भी जगह पे सेंटर लेके क्या बोला है थर्ड पॉइंट में? a circle can be drawn with any center. हम पूरे प्लेन में, जैसे कि हम इसे प्लेन मान लेते हैं, पूरे प्लेन में कहीं पे भी सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे सेंटर लेके भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे सेंटर लेके भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. जैसे कि ये सर्कल की रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर ली है. ठीक है, ये छोटा सर्कल. अगर यहाँ पे मैं कोई भी रेडियस ले लूं, जैसे कि 4 सेंटीमीटर ले ली, अगर ये बना बड़ा सर्कल, तो मैं कोई भी प्लेन में कोई भी रेडियस या कोई भी सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं. देन फोर्थ पॉइंट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. सबसे पहले हमें राइट एंगल का मीनिंग पता होना चाहिए. तो देखिए, राइट एंगल मीनिंग, राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है? राइट एंगल मींस नाइन्टी डिग्री एंगल. ठीक है, तो कहीं पे भी हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. जैसे कि ये राइट एंगल ड्रॉ किया मैंने ऐसा, तो इसका मेजर कितना होगा? 90 डिग्री. अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो इसका मेजर क्या होगा? 90 डिग्री. तो जो भी राइट एंगल हम ड्रॉ करेंगे सबके मेजर क्या होंगे? इक्वल, और वो क्या होंगे? 90 डिग्री. देन फिफ्थ वन, इफ अ स्ट्रेट फॉलिंग on two straight line makes the interior angle. जैसे कि यहाँ पे कोई लाइन है यहाँ पे और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनेगा? इंटीरियर एंगल बनेगा. ठीक है, देन थ्योरम 5.1. थ्योरम 5.1 में क्या बोला है? टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन अ कॉमन. देखिए, जैसे कि दो अलग अलग लाइंस हमने ड्रॉ की है. ठीक है, यहां से ऐसे, तो इसका कॉमन पॉइंट कितना मिलेगा हमें? एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा. एक से ज्यादा कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल सकता है. अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये लाइन L1, ये लाइन L2, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट कहां पे है? यहाँ पे. बट मैक्स टू मैक्स कितना कॉमन पॉइंट मिल सकता है? 1. उससे ज्यादा कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं. चाहे आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, इस साइड पे मैं ड्रॉ कर लो, एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा. ठीक है, दो अलग अलग लाइन का कितना कॉमन पॉइंट मिलेगा? इसलिए क्या बोला है? मैक्सिमम टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन. ना भी हो, कभी ऐसा हो सकता है, अगर ये लाइन यहाँ पे है, अगर ये लाइन यहाँ पे है, ये भी क्या हुई? दो अलग अलग लाइन, तो इनका कॉमन पॉइंट नहीं भी हो सकता है. बट अगर होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? 1.
उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देन आपकी एक्सरसाइज 5.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी थियरी थी वो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दी। नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देखिए चलिए चेक करते हैं क्या बोला है। सिंगल पॉइंट में से कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं एक पॉइंट पे चाहे जितनी भी लाइन हो उतनी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वन पॉइंट पे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, हम काउंट ना कर सके उतनी लाइन हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एक पॉइंट पे से सिर्फ एक लाइन है, उससे ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं हम। देन सेकंड, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। देखिए जैसे कि हम दो पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है? दो पॉइंट पे से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ होगी। जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। अगर मैं ये पॉइंट दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ कितनी मिलेगी? ओनली वन लाइन। ठीक है, फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन। ठीक है, और तो यहाँ पे भी क्या होगा? फॉल्स। देखिए दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पे क्या बोला था? वन पॉइंट में क्या होगा? सिंगल पॉइंट में से एक ही लाइन, तो गलत था। क्यों? क्योंकि सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या दिया था? दो पॉइंट्स। तो दो पॉइंट में तो सिर्फ क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ वन लाइन पास होगी। Then a terminated line can be produced indefinitely on both the sides। Yes, ये तो हमने ये पोस्टुलेट में देखा कि a terminated line can be produced indefinitely। हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं indefinitely। तो ये क्या होगा? True। तो given statement is true। Then if two circles are equal, then their radius are equal। Yes, अगर दो सर्कल इक्वल है, जैसे कि ये सर्कल की साइज ये है, ये इसकी भी ये है, ये कब इक्वल हो सकते हैं? जब दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम, तो ही ये इक्वल हो सकते हैं। अगर सर्कल की रेडियस आपने अलग अलग ली तो उनकी साइज भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? ट्रू। देन in the given figure if AB is equal to PQ, just like हम एग्जांपल ले लेते हैं। AB की साइज है 5, PQ की साइज भी है 5 एंड PQ is equal to XY। अगर PQ की साइज 5 है तो XY भी क्या होगा? 5 because we have given that PQ is equal to XY। then AB is equal to XY। तो क्या बोला है? AB is equal to XY होगा। यस, देखिए यहाँ पे AB क्या था? 5 और XY भी क्या मिला? 5। बिकॉज कैसे? चलिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं। AB is equal to क्या दिया है? PQ and PQ is equal to XY। तो मैं PQ की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? XY लिख सकता हूँ। so AB is equal to क्या हुआ? XY। so given statement is true। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है डेफिनेशन। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस आपको लिखनी है। उसमें से आधी डिफाइन तो आप पहले आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आपको ये थियरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कहीं पे भी कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उससे समझने का ट्राई कीजिए। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब भी आपकी स्कूल खुलेगी तो हम ये आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।